बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SVTV। हुकूमत पाकिस्तान ने आज इकनॉमिक सर्वे रिलीज कर दी है। इकनॉमिक सर्वे वो डॉक्यूमेंट है जो पिछले साल की इकोनॉमी और अगले साल की प्रोजेक्शंस को हमारे सामने लाता है। अब कहा यह जा रहा है कि बेस्ड ऑन दिस हुकूमत अगले साल 5% GDP ग्रोथ को परसू करने के लिए तैयार है और प्राइम मिनिस्टर ने NEC की मीटिंग में 6% तक अभी कहा अगर हो सके। इसके अलावा ये भी बताया गया कि वो जो पावर प्लांट्स थे जिनके ऊपर खर्चा हो रहा था उसको उनको रेट्रोफिट किया जाएगा। हालांकि सर्वे से तो उसका ताल्लुक नहीं था, बट इम्पोर्टेंट बात है कि उनके बॉयलर्स चेंज वगैरह करने के लिए आगे बातचीत चल रही थी। रूस से गंदम इम्पोर्ट का भी बताया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आगे IMF है वो भी उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में उनसे मुआहदा हो जाएगा। बेस्ड ऑन दिस इकोनॉमी जो सबसे बड़ी 2-3 चीजें हमें नजर आती है वो ये है कि अगले साल भी इन्फ्लेशन जो है वो जारी रहेगी। इस साल की भी जो इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन दिस अगर 11.5% भी रहती है तो ये नॉमिनल नहीं रहेगी, ये रियल इन्फ्लेशन होगी विच इज एड ऑन, जो सिर्फ डबल डिजिट में नहीं है बल्कि हो सकता है इनको अगर क्लब अप किया जाए तो जो नेट इम्पैक्ट है वो 25-30 के करीब पहुंचे, विच वुड बी पॉलिटिकली वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। इस पे बात करते हैं। डॉक्टर आबिद हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद है। डॉक्टर व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, आपको दो फिनोमेनन जो है बहुत क्लियर नज़र आते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में कोविड के बाद वी शेप रिकवरी की जो बात की जा रही थी, वी शेप रिकवरी वाक़तन हुई है। ये बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 6% GDP की जो ग्रोथ है वो हासिल की। अ, लेकिन उसके साथ जो लम्हा फ़िक्री है वो ये है कि जैसा कि हिस्ट्री हमें बताती है, जब भी हम 2-3 साल मुतवातर 5% से ऊपर ग्रो करते हैं तो हम अपने आप को एक करंट बैलेंस। अकाउंट डेफिसिट ट्रैप में देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रैप में देखते हैं, जो कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को रिफ्लेक्ट अंडरमाइन। करती है कि हमारी ग्रोथ जो है वो कंजम्पशन बेस्ड होती है, हमारी ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट बेस्ड होती है। और हमारी जो ग्रोथ है उसका असर जो है वो आपकी सेविंग्स में, जो सेविंग टू जीडीपी है या इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस दफ़ा भी यही यही हुआ कि ग्रोथ है आपके पास, लेकिन वो ग्रोथ के बाद हमने देखा कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से और कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, इंटरनल फैक्टर कुछ तो मैंने आपको बता दिए। एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इंस्टेबिलिटी वो बिल्कुल भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर फरवरी रहा। से चल रही थी। हाँ, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें यूक्रेन वॉर और जो आपका दूसरा एनर्जी का उसकी वजह से जो आया, ये दो चीज़ें ऐसी बनी जिनके साथ हमने देखा कि पाकिस्तान जो है फरवरी के बाद वो धीरे-धीरे उस ट्रैप में आता चला गया, विशियस ट्रैप में, यहाँ पे कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स की कमी आती जा रही थी। और वो उसको कुछ मुबस्सिरीन जो हैं वो इकॉनमी को ओवरहीट कहना भी कहते हैं कि ओवरहीट हो गई। अगेन मैं कहता हूँ कि ओवरहीट हुई, लेकिन वो जो उसका रेडिएटर था वो शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पूरा काम भी नहीं वो उसका काम नहीं कर सका। और उसकी वजह से वो जो ओवरहीटिंग का उसका इम्पैक्ट था वो ज़्यादा हो गया। तो हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पे कम आज हैं कि ग्रोथ है, लेकिन उसके साथ-साथ आपके पास जो 6 हफ्ते से कम का ज़र मुबादला है इंपोर्ट करने के लिए, और पाकिस्तान को टफ मेजर्स लेने पड़ रहे हैं कि उसका IMF का प्रोग्राम जो है बहाल हो जाए। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पिछले साल से भी कम कर दिए। मतलब देखिए बजाय उसको मेंटेन ग्रोथ अगर नॉमिनल भी करें 13% या अगर इन्फ्लेशन है तो 13% इंक्रीज ना भी हो। देखो ताहिर, कम। इस वक़्त देखें ना कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप अब एक लम्हे के लिए पाकिस्तान को साइड पे रखें और जो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दी, कल उसकी रिलीज़ हुई, उसको देख लें। आप उससे पहले एडीबी की, IMF की फ़ोरकास्ट देख लें, तो सारे यही बता रहे हैं कि दुनिया ग्रेजुअली एक रिसेशन की तरफ जा रही है। वो ये भी बता रहे हैं कि आपकी जो ग्रोथ है वो कम होगी, और फोर एक फोर परसेंट ओ से टू पॉइंट हाँ, नाइन परसेंट और तक ग्लोबल। एक रिसेशन की तरफ जा रही है, और रिसेशन के साथ वो ये भी कहते हैं कि रिसेशन लंबा अरसा चलेगी। और उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि उसके साथ एक फूड क्राइसिस भी आएगा। हम इस पे इन प्रोग्राम में यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई थी, हाँ, बात तो सही उस है। वक़्त हमने बात की थी और हमने कहा था कि कुछ महीने के लैग के बाद ये सारी चीज़ें आएँगी। तो जब आप एक तूफ़ान में घिरे होते हैं तो वहाँ पे शायद आप ग्रोथ की तरफ फ़ोकस करने की बजाय फिर आपको एंकर करना होता है। और इस वक़्त जो हुकूमत अगले साल के जो टारगेट्स का तयन कर रही है,
जो कि कल बजट में होंगे, तो वो आपको एक एंकरिंग बजट नज़र आएगा जिसमें फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो एक मुहतात तरीके के साथ कोशिश कर रहे होंगे कि इकॉनमी को कंट्रोल्ड स्लो डाउन किया जाए। उस तरह से भी ना हो जाए कि रिसेशन आ जाए, लेकिन जहाँ जहाँ पे इंपोर्ट को कम किया जा सकता है वहाँ पे इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए, ताकि अगले साल, जो कि एक मुश्किल माली साल होगा पाकिस्तान के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर अपनी जगह, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल इस वक्त पोलराइजेशन है वो भी साथ चल रही होगी, और चंद अहम तैनातियाँ भी शायद जो हैं वो आ रही होंगी। हो सकता है कि कुछ इलेक्शन की फ़ज़ा जो है वो भी कायम होना शुरू हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो अगला माली साल है जून 23 तक का, उसमें हुकूमत की ये कोशिश होना बड़ा चाहिए, टच एंड गो है। हाँ, कि वो एंकर करे, वो इसको सेल करने की पोजीशन में नहीं लेकिन हो। मैं इसी एंकर की पूछ रहा था, क्योंकि अगर आप खर्च नहीं करते पैसे डेवलपमेंट के ऊपर, तो डोमेस्टिक ग्रोथ तो फिर ज़ाहिर नहीं हो रही। अब जो ग्रोथ है वो इम्पोर्ट लेड होगी, क्योंकि अगर आपने 5% ग्रोथ करनी है, जो कि टारगेट उन्होंने किया है, तो 4 साढ़े 3 शौकत तरीन जैसे वो कह रहे थे कि 13 से 16% हमारी सेविंग होती है, डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम 4% से ऊपर ग्रोथ ले जाएं तो ओवर ईट होने का खतरा होता है, और हमने देखा हुआ भी है। तो अगर 5% ये फिर ग्रोथ को करते हैं, पहले भी गाड़ी पहले ही गर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि ये 5 पे जा सकेगी, ये 5 से कम रहेगी, पहली चीज़, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन, जो रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं, और जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। एक आपको कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी जो है वो नज़र आती रहेगी। हुकूमत की जो इस वक्त कोशिश होनी चाहिए वो ये है कि सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सेफ्टी नेट्स, इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, चूँकि ये एक कुशन है जो कि आईएमएफ आपको देता है लोगों की, जो स्पेशली दोज जो कि इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, उनको शील्ड करने की। हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए इस वक्त एग्रीकल्चर को दोबारा से फोकस करने की, गो कि ये वफाकी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सूबों के साथ मिल के, स्पेशली सिंध और पंजाब के साथ मिल के एग्रीकल्चर पे हुकूमत को तवज्जो दें। तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो जो एक फूड क्राइसिस की वार्निंग दी जा रही है उससे बचा जा सके, और वहाँ पे आपके जो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, या वहाँ पे अगर खुराक तक रसाई जो है वो नामुमकिन हो रही होगी, तो उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। और जो इस इकनॉमिक सर्वे में आपको एक बड़ा अच्छा वेन्यू नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़, वो आपकी सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ है, जिसने कि सरपास की है अपने टारगेट्स को। तो वो जो सर्विसेज सेक्टर है, और स्पेशली उसमें सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट, उस पे हुकूमत आईटी वगैरह। हाँ, उस पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए, ताकि उनके ज़रिए इकॉनमी जो है उसको स्मूथ रखा जा सके। अच्छा, आखिरी सवाल, लंबा इसको नहीं करते ताकि लोग देख भी सकेंगे, ये बताएं कि वो 5 से बढ़ा के 8 ट्रिलियन तक वो सारा जो बजट का एफपीआर का था, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स है 300 अरब रुपए, वो डबल सारा है। तो ये जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 11.5 इनों की है, बल्कि आज तो मैंने खुद सुना, मिफ्ता कह रहे थे 15% तक, खुद कह रहे थे जा सकती है। तो कहाँ से टैक्स आएगा फिर? देखिए, जब इन्फ्लेशन होती है, नहीं, नॉमिनल की मैं सुनिए, बात नहीं कर रहा, मैं मैं नॉमिनल मैं तो आप वो मैं तो है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब आपकी इन्फ्लेशन होती है, जब कीमतें बढ़ती हैं, जब आपके तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, रुपया डिवैल्यू हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, तो आपका एक जो इम्पैक्ट आएगा रेवेन्यू पे, वो तो पॉजिटिव नहीं, आएगा। वो तो आएगा। इन नॉमिनल टर्म्स वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वहाँ पे आ रहा होगा, और वो हम देखेंगे। दूसरा, जो आज मिफ्ता ने अपनी प्रेसर में इशारा दिया, उन्होंने कहा कि जी बहुत से डिस्टॉर्शंस हैं अभी भी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में, कुछ लोगों के पास, एलीट क्लास के पास कुछ एग्जम्पशंस हैं, जो कि वो उन्होंने इंदिया दिया कि उसको बजट में ख़त्म किया जाएगा। कंसल्टेंट की फी हाँ, वगैरह। तो वो उन्होंने कहा कि उसको ख़त्म किया जाएगा। इसी के साथ जो पर्सनल इनकम टैक्स में, अगर मैं देखूँ तो वो जो अपर स्लैब्स हैं, शायद वहाँ पे भी कुछ छेड़छाड़ जो है वो की जा रही होगी। तो ये तो कहा जा सकता है कि जो आम अवाम है, उनको टैक्सेशन मेजर शायद बहुत ज़्यादा हर्ट ना करें। हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी अपर इनकम अर्नर है, और अपर इनकम अर्नर है, उनसे कुछ वसूलियाँ जो है वो करने की कोशिश की जा रही होगी। इसी तरीके से आपके जो एग्जम्प्टेड सेक्टर हैं इस वक्त, अगर उनको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, तो वहाँ से वसूलियाँ करने की कोशिश की जा रही होगी। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट, जो कि हर दौर में अनटचेबल रहा है, और मैं ज़राअत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूँ। रियल स्टेट जो अर्बन एरियाज़ में हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है वो काफ़ी यानी सारा जो क्रिटिसिज्म होता है वो ज़राई टैक्स पे होता है। मेरा ख़्याल है कि उससे ज़्यादा जो हमें फ़ोकस करना चाहिए वो इस चीज़ पे करना चाहिए कि अगर आप 8 करोड़ के, 7 करोड़ के, 6 करोड़ के घर में बैठे हैं, तो आप सालाना प्रॉपर्टी टैक्स कितना देते हैं और क्या वो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है वो रैशनल करने की ज़रूरत है या नहीं? क्या वो किया जा सकता है? क्या वहाँ पे जो एलीट कैप्चर है वो ये करने देगा? तो अगर नहीं, आप गेन की बात कर रहे हैं या सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे मैं प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूँ, कि आपकी प्रॉपर्टी है उस पे जो सालाना आप टैक्स देते हैं, मैं गेन की बात इस वक़्त हैं? नहीं नहीं, कर रहा हूँ। बहुत से तो लोग ऐसे यहाँ पे हैं, इस्लामाबाद में तो बल्क है कि जो जिन्होंने इनहेरेंट की और उनके पास घर, वो रिटायर्ड लोग आए थे और बड़ा थ्रो अवे प्राइस पे लेकिन सस्ती उन्होंने लिए हैं घर, हाँ, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन उनको सालाना लेकिन अगर वो कीमतें सालाना बढ़ गई टैक्स तो तो नहीं देते। नहीं क्या वो तो घर बेच के अब टैक्स दें? नहीं उनको टैक्स देना चाहिए। ये तो यही तो एक रैशनल है ना कि वो क्यों ना दें? यानी आपका टोटल जो टैक्स है वो अगर बाकी दुनिया के साथ अपनी पीयर इकोनॉमीज़ के साथ आप कंपेयर कर लें तो आप जो बाकी पीयर इकोनॉमीज़ आपका इकट्ठा करती हैं उसका 20% भी आप इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे एक पोटेंशियल है। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन तेज़ी से होती चली जा रही है, फार्म लैंड जो है वो कन्वर्ट होती चली जा रही है। अगर आप प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं करेंगे तो खत्म हो तो जाएगी। आप कभी भी यहाँ पे लोगों की जो घर की ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पाएँगे। चूँकि हर वो फ़र्द जो कि इन्वेस्ट कर सकता है वो उसको इन्वेस्ट करके उसको कैपिटल शहर को हाँ, हॉरिजॉन्टली वो उसको फैलाता उसके जाएगा। उसके गेन के लिए नहीं वो फैलाना अलग बात है, वो गेन के लिए होल्ड रखेगा। हाँ, वो भी रहती है। तो वो जिनको के शेल्टर चाहिए, जिनका एक घर चाहिए, उनको कभी भी अर्ज़ा कीमत पे घर नहीं मिलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल करते हैं, डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी तो कुछ करना चाहिए, ताकि ये तो सारे इनडायरेक्ट ही हो, देखिए डायरेक्ट टैक्स भी। देखिए टैक्स ऑन इनकम जो है कोई भी हो जो हम अब अपर क्लास की जो बात कर रहे हैं कि खास तौर पे ट्रेडर्स हाँ, और रिटेलर्स जो हैं, सेल्स टैक्स जो है उसका सिस्टम उनको नेट में लाने के लिए। वो जो पिछली गवर्नमेंट के कुछ अच्छे कुछ इनिशिएटिव्स थे कुछ पूरे हुए, कुछ शुरू नहीं हो सके, कुछ शुरू हुए, उनको हुकूमत को चाहिए कि एफपीआर उसको फॉलो अप करता रहे। उसमें आपकी सिंगल विंडो ऑपरेशन था, आपका ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म था सीमेंट के लिए, ये सिगरेट्स के लिए और चीनी के लिए, उसको परस्यू करना चाहिए। जो पॉइंट ऑफ सेल लगाए गए थे, मशीनें लगाई गई थी, उनको फॉलो करते रहना चाहिए। और बाकी रिटेलर्स के लिए भी नीचे इम्पोर्टेड उस चीजें। पे सुना है कि शायद कुछ फ्लैट रेट पे हुकूमत कुछ कहना चाह रही है, फ्लैट देखें। रेट से तो खैर चलें बहरहाल, देखते हैं। तो बॉटम लाइन ये निकली, क्योंकि बजट तो जाहिर है इकोनॉमिक सर्वे के देयर वाज नॉट मच के जिसके ऊपर बात हो सके, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लोगों को पता ही है सारी चीजें। और आगे जो बजट है उसके बारे में तो न्यूज ये निकलती है, इट्स एन एंकरिंग बजट। इस हालात को रोका भी शायद ना जा सके, बट जो डिटीरियोरेशन की स्पीड है, मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना और ये सारी, उसकी स्पीड को शायद किसी हद तक अरेस्ट किया जा सके पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर, अगर गवर्नमेंट ये करती है तो मतलब एक तरह से ये भी अगर ये कर पाते हैं तो शायद हो सकता है ये भी कुछ अचीवमेंट हो। देखते हैं कि अब बजट में आगे क्या। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने कमेंट भी दें।